स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नियतिवाद के बारे में। आज हम उसकी अगली जो अवधारणा है पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद के बारे में अध्ययन करेंगे। संभववाद का विकास नियतिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया एवं पश्चिमी देशों में तेज गति से होते हुए विकास के फलस्वरूप हुआ। जब नियतिवादी एक अतिवादी धारणा थी जिसने प्राण को बहुत अधिक शक्तिशाली मानव को गौण बना दिया, लेकिन उतनी ही तेजी से नियतिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संभववाद का विकास हुआ। तब पश्चिमी देशों में इस समय यूरोप अमेरिका देशों में काफ़ी तेज़ गति से विकास किया जा रहा था, और उस विकास को देखने के बाद में जो भूगोलवेताओं के विचारों में परिवर्तन आया और ये माना जाने लगा कि मानव निष्क्रिय प्राणी नहीं है। यूरोप अमेरिका आदि देशों में हो रही तकनीक प्रगति ने मानवीय कार्यों को महत्ता प्रदान की। मानव ने बुद्धि कौशल के आधार पर आदि जीवन को छोड़कर आधुनिक जीवन शैली का विकास किया। तो प्रारंभ में जो भी नीतिवाद का जो विकास हुआ था, मानव आदि काल का जो मानव है या आदि जीवन जी रहा था, उसके पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, इतनी तकनीक नहीं थी, लेकिन उसने फिर अपनी बुद्धि अपने कौशल से तकनीकों का विकास किया, नए नए आविष्कार किए, और इन आविष्कारों की बदौलत फिर उसने जो वर्तमान जो जीवन शैली है जो हम देख रहे हैं आधुनिक जीवन शैली, उसका विकास किया। वनों को काट के कृषि प्रारंभ की, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई की, और बांध बना के उन पे विद्युत भी उत्पादन किया है, जिससे बाढ़ों से भी छुटकारा पाया। सिंचाई से मरुभूमि में कृषि की, परिवहन का विकास किया, नगरों का विकास। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो मानव द्वारा प्रकृति में रूपांतरण की उदाहरण हैं। तो मनुष्य ने वनों को काट के वहाँ पे कृषि प्रारंभ की, अपने लिए भोजन की फसलें उगाई। नदियों से बाढ़ आती थी, नदियों में अधिक पानी था, उस पानी को यूज़ करने के लिए उसने जो नहरें निकाली तो उससे सिंचाई भी कर ली, प्लस विद्युत उत्पादन किया। और क्योंकि जो पानी जो है वो उसका सिंचाई में काम लिया जा रहा था, तो उसकी वजह से पानी की जो मात्रा थी वो कम हो गई नदियों में, जिसके बाद जो बाढ़ जो आ रही थी उससे भी मानव को छुटकारा मिल गया। सिंचाई से उसने डेजर्ट में भी कृषि की है, जैसे हमारा राजस्थान का जो गंगानगर और मानगढ़ जो है इसका अच्छा उदाहरण है। परिवहन का विकास किया है, बड़े बड़े नगरों का जो विकास हम देखते हैं, जिसमें कि गगनचुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण किया है। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो कि ये बताते हैं मानव सक्षम है प्रकृति को रूपांतरित करने में और प्रकृति को परिवर्तन करने में। संभववाद के विकास में फ्रांसीसी विद्वानों का मुख्य योगदान था, इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी माना जाता है। और संभववाद जो पागम है उसका ये मानना है कि पर्यावरण व्यक्ति जो है वो पर्यावरण का उत्पाद नहीं है, बल्कि पर्यावरण में एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो पर्यावरण में परिवर्तन करके अपनी उपस्थिति का एहसास करवाता है। तो संभववादियों के अनुसार व्यक्ति जो है वो पर्यावरण का उत्पाद नहीं है, पर्यावरण का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो उसका एक हिस्सा है, और वो भी एक एक्टिव जो कि निरंतर उसमें चेंजेस भी करता है और चेंजेस करके अपनी उपस्थिति का एहसास भी करवाता है। जो प्रकृति है वो मात्र विकल्प प्रदान करती है, उसका चयन मानव अपनी इच्छा अनुसार करता है, यानी मानव चयन में स्वतंत्र है। प्रकृति उसको बाध्य नहीं कर सकती कि जैसे प्रकृति के अनुसार कि ऐसी जो मृदा है जहाँ पे उससे ऐसी फसल उगानी है जिसमें कि जो कि कम उपजाऊ मिट्टी में उगे, लेकिन वो खाद डाल के उसको मृदा को अधिक उपजाऊ भी बना सकता है। तो वो चयन में स्वतंत्र है, प्रकृति उसको बाध्य नहीं कर सकती। मानव वातावरण में परिवर्तन एवं परिमार्जन करके सांस्कृतिक भूदर्शों का निर्माण करता है, जैसे महानगरों का विकास। तो मनुष्य अपनी तकनीक से, अपने कौशल से जो प्राकृतिक वातावरण है उनमें चेंजेस करता है, नए नए सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। उसने बड़े बड़े महानगरों का विकास किया है। उनको महानगरों को जब हम देखते हैं महानगरीय विकास, तो निश्चित रूप से मानव विकास जो है मानव के विकास को दर्शाता है। संभववादियों का मानना है कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रकृति विकल्प प्रदान करती है जिनकी संख्या सभ्यता के विकास, ज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के विकास के साथ बढ़ जाती है। यानी प्रकृति चॉइस प्रदान करती है, और वो चॉइस भी मनुष्य बढ़ा सकता है। जहाँ पे ज्ञान अधिक है, नॉलेज है या टेक्निकों का जहाँ ज़्यादा विकास हो, तो उन्होंने चॉइसेस जो है वो बढ़ा भी ली है। मानव मोम का पुतला नहीं है जिसकी अपनी सोच नहीं हो, जो सोच नहीं सकता कि
जैसे प्रकृति ने उसे कहा और वह वैसे ही कार्य करेगा, बल्कि वो खुद भी सोचता है और अपने सोच के अनुसार कार्य करता है। मानव प्रकृति के सजीव एवं निर्जीव दोनों तथ्य में परिवर्तन करता है। तो मानव प्रकृति के सजीव तथ्यों में परिवर्तन करता है। उसने पशुओं को पालतू बनाया, पौधों को जो पेड़ों को विस्थापित कर दिया है, या नई फसलों का विकास किया है। निर्जीव तथ्यों यदि देखें, मृदा को उपजाऊ बनाता है, जल है, नदी से वो विद्युत उत्पादित करता है। तो वो प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों तथ्यों को मानव प्रभावित करता है। जैसे इसमें दिखाया गया आपको इस स्लाइड में डायग्राम के माध्यम से, नेचर जो है वो पैसिव होता है। संभववादियों ने जो बताया इसमें नेचर पैसिव यानी नेचर जो है वो निष्क्रिय है, और ये केवल प्रोवाइड करता है चॉइस यानी विकल्प प्रदान कर रहा है। और मैन जो है वो एक्टिव एजेंट यानी सक्रिय भौगोलिक कारक है। मैन एज मास्टर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी, और सभी जो संभावनाओं का स्वामी कौन है? मानव। यानी कि नेचर है वो पैसिव है, उसने केवल चॉइस दी है मनुष्य को, लेकिन मनुष्य एज एक्टिव होने के कारण क्या है? इन सभी संभावनाओं का स्वामी है, यानी उनके बारे में निर्णय करता है। और विद कल्चर एंड टेक्नोलॉजी यानी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी तकनीक की सहायता से चेंजेस नेचर में चेंज भी लाता है। और इस चेंजेस की वजह से उसने क्या कर दिया है? क्रिएटिंग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, जो बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न कर दी है। अब हम बात करते हैं संभववादी विचारकों के बारे में। लुशियन फैब्रे फ्रांसीसी विचारक थे, और सबसे पहले संभववादी जो ये विचारधारा थी कि मानव जो है प्रकृति को रूपांतरित कर सकता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसको जो नाम संभववाद जो है लुशियन फैब्रे द्वारा ही दिया गया था। उन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू लुशियन फैब्रे देयर आर नो necessities but everywhere possibilities and man is master of possibilities is the judge of their use। उनके अनुसार कहीं पे भी अनिवार्यताएं नहीं है, बल्कि कि हर जगह क्या है? संभावनाएं हैं, और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी होने के नाते इनके प्रयोग के बारे में स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है, हर जगह क्या है? संभावनाएं हैं। मानव अपने पर्यावरण का नहीं वरन संस्कृति का उत्पाद है। जैसे इजराइल एंड जॉर्डन का समान पर्यावरण होने के बावजूद संस्कृति की भिन्नता के कारण इन दोनों देशों में बहुत अंतर है। तो उन्होंने बताया कि मनुष्य जो अपने पर्यावरण का उत्पाद नहीं होता, जैसा कि नियतिवादियों ने कहा, बल्कि मनुष्य अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर का प्रोडक्ट है। और उसके हम देखें, इजराइल और जॉर्डन दोनों ही मुस्लिम देश है। दोनों की जो भौतिक दशाएं हैं, पर्यावरणीय दशाएं समान हैं, लेकिन के बावजूद वहाँ का जो कल्चर है वो अलग है। इसी वजह से इजराइल जो है आज एक डेवलप्ड कंट्री है, जबकि जॉर्डन जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो कि पर्यावरणीय दशाएं समान होने के बावजूद वहाँ का जो कल्चर या जो डेवलपमेंट, जो टेक्निक के जो रिलेटेड जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है। तो उस वजह से जो क्या है, इन दोनों देशों में पर्यावरण दशाएं समान होने के बावजूद मानवीय जो तथ्य हैं या मानवीय दशाएं जो हैं जो वो है अलग पाई जाती है। एक जो है विकसित देश और एक विकासशील देश है। विडाल डी लाब्लास ये भी फ्रांसीसी जो है भूगोलवेत्ता थे, और फ्रांस में मानव भूगोल के पिता में इनको माना जाता है। सन 1922 में इनकी बुक आई थी मानव भूगोल के सिद्धांत, जिसमें उन्होंने अपने संभववादी विचारधारा का विकास किया। इन्होंने बताया कि प्रकृति मात्र परामर्शदाता है, नेचर इज़ नेवर मोर देन एडवाइजर। यानी कि जो नेचर है या प्रकृति है, मनुष्य को केवल सलाह दे सकती है, वो उसे बाध्य नहीं कर सकती। वो किसी भी कार्य को करने के लिए वो उसकी जो सलाह मानना या न मानना वो मनुष्य के ऊपर होता है। जीवन पद्धति सभ्यता का उत्पाद होती है, अर्थात सभ्यता के अनुसार विकसित होती है। कहीं का भी जो रहन सहन है, जीवन पद्धति है, वो वहाँ के पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता है, यानी सभ्यता के अनुसार जो है रहन सहन या जीवन पद्धति का विकास होता है, न कि पर्यावरण के अनुसार। जीन ब्रून्स ये ब्लास के शिष्य थे और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है, और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघ नहीं सकता, फिर भी इनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। ब्रून्स महोदय ने बताया कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक वातावरण की सीमाओं को पूर्णतः नहीं लांघ सकता, लेकिन वो इतना भी निष्क्रिय नहीं है कि वो इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वो इनमें परिवर्तन करने में सक्षम होता है।
पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना नहीं हो। यानी ब्रुन्स मॉडल ने बताया कि हर जगह मनुष्य जो है वो चॉइस करने के लिए स्वतंत्र है, चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। डिमांजिया, ये भी फ्रांसीसी बोलविता थे, मानव को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने बताया ये मानव द्वारा वातावरण में किए गए परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों द्वारा, पाताल तोड़ कुओं तथा नदियों के नियंत्रण द्वारा, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास द्वारा वातावरण में परिवर्तन किए हैं। तो डिमांजिया जो थे, उन्होंने जो मनुष्य ने जो प्रकृति में विजय के जो उदाहरण के रूप में पाताल तोड़ कुएं और नदियों का नियंत्रण, नए पौधों विकास आदि को जो है वो समझाया था। ईसा बोमैन, ये भी जो है साम्यवादी विचारक माने जाते हैं। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल मानवीय समूह द्वारा या अपनाई जाती है। तो ईसा बोमैन ने बताया कि जो सभ्यताएं हैं वो पर्यावरण से ज़्यादा किससे प्रभावित होती है, जो मनुष्य या मानवीय समूह द्वारा प्रभावित होती है। कार्ल सावर ने मानवीय कौशल एवं क्षमता को महत्व दिया, लेकिन साथ ही मानव एवं प्रकृति के मध्य समायोजन की बात भी कही। कार्ल सावर जो थे, इन्होंने जो बताया, उन्होंने यद्यपि संभववाद का जो समर्थन किया, लेकिन फिर भी उनके विचार इतने अधिक कट्टर नहीं थे। उन्होंने कहा कि मानव और प्रकृति दोनों के मध्य समायोजन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करते बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। यद्यपि उन्होंने मानवीय कौशल क्षमता को महत्व दिया था, लेकिन उन्होंने समायोजन की बात कही, न कि जो मानव की प्रकृति पर विजय की बात कही। अब हम देखते हैं जो साम्यवादी विचारधारा थी, उसने बहुत ज़्यादा मनुष्य की शक्तियों पर बल दिया कि मनुष्य सर्वस्व है, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार नियतिवाद जो है उस में गिरावट आई है, उसकी आलोचना हुई, इसी प्रकार संभववाद भी एक अतिवादी विचारधारा बन गई थी, तो इसमें भी गिरावट आने लगी, इसकी आलोचना होने लगी। तो किन आधारों पे हुई उसके बारे में हमें देखते हैं। पहला कि ये अतिवादी धारणा थी, इसने बहुत अधिक मनुष्य को बहुत इतना अधिक प्रबल बता दिया था जितना मनुष्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति आधार तो प्रकृति ही प्रदान करती है मनुष्य को। अपने सभी जो क्रियाकलाप करता है, चाहे वो मनुष्य ने विकास, चाहे मानवों का विकास किया, मनुष्य ने किया तो सीधे हाथ पे है, किया उसने उन्हीं संसाधनों के द्वारा है जो कि प्रकृति ने प्रदान किया। उद्योगों की विकास किया तो किसके आधार पर किया, खनिजों के आधार पर, कोयले के आधार पर, तो दिए सब किसने दिए, उससे प्रकृति ने दिया। तो ये एक अतिवादी धारणा थी। इस विचारधारा ने संस्कृति एवं सभ्यता को कुछ अधिक ही बल दिया था। इसने तो मनुष्य को मात्र अपनी संस्कृति का उत्पाद बताया और पर्यावरण से विमुक्ति कर दिया। पर्यावरण की जो छाप है उसको जो है वो मना ही कर दिया कि पर्यावरण छाप छोड़ता ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो संस्कृति और सभ्यता से परे पर्यावरण जो है वो मनुष्य को प्रभावित करता है, और जो सभ्यता है वो पर्यावरण से प्रभावित स्वयं भी होती है। मानव प्रकृति के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। यदि वह प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश करता है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जैसे भूसंकलन, बाढ़ आदि। तो मानव प्रकृति से, जैसे साम्यवादियों ने कहा कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, कि प्रकृति के प्रभाव से मनुष्य जो है वो मुक्त नहीं हो सकता। वह प्रकृति के अनुसार उसे कहीं ना कहीं चलना ही पड़ेगा, और यदि वो विपरीत जाएगा तो उसे उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। तो हम आज जैसे देख रहे हैं, परिणामों के रूप में हम देखते हैं भूसंकलन, जिसमें कि जो चट्टानें हैं तेज़ी से गिरने लग जाती है, काफ़ी जो है वो नुकसान हो जाता है, कई बस्तियां उसके नीचे दब जाती है। तो उस भूसंकलन की वजह क्या होती है कि पहाड़ों पे, पहाड़ जो है जो है वो इस प्रकार के एरिए होते हैं, इनमें ढाल अधिक होता है, और पहाड़ जो मानवीय बस्तियों के या बहुत ज़्यादा जो मानवीय कार्यों के लिए नहीं है वो, लेकिन मनुष्य ने वहाँ पे जाके ना होटल्स बना लिए हैं, पेड़ों को काट दिया है, यानी प्रकृति को जो वहाँ का जो वातावरण था, पर्यावरण था, उसको विस्थापित करने की कोशिश की। उस विस्थापन की वजह से क्या होता है कि आगे जो है वो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं भूसंकलन के रूप में। नदियां हैं, मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा है, वनों को काट दिया है, तो इस वजह से जो बाढ़ ज़्यादा आ रही है। तो यदि मानव प्रकृति में चेंज कर सकता है कुछ हद तक, लेकिन ये वो ज़्यादा यदि चेंज करेगा तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यद्यपि संभावना है, लेकिन सर्वत्र असीमित संभावनाएं नहीं है, इनमें क्षेत्र के अनुसार भिन्नताएं मिलती है। सभी जगह एक जैसी संभावनाएं नहीं पाई जा सकती, एक जैसी बात हम नहीं कह सकते। सैंपल ने इस संदर्भ में सही कहा है कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जो प्रकृति अपना कार्य मौन होकर करती है। इस संबंध में जो नियतिवादी विचारक थी सैंपल, उन्होंने सही कहा है। उनके जो कथन है
कि उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है जो भी कुछ करता है, चाहे वो थोड़ा करे लेकिन वो उसका बहुत ज़्यादा कोलाहल करता है, बहुत ज़्यादा शोर करता है, जबकि प्रकृति जो कि सब कुछ करने वाली है, जो सब आधार प्रदान करती है, वो अपना कार्य मौन होकर करती है। जो मनुष्य जो है उसका ढिंढोरा पीटता है। यही फर्क है प्रकृति एवं मानव में। तो सिंपल की बात सही है कि ना, प्रकृति चाहे ढिंढोरा ना पीटे, शोर ना करे, लेकिन प्रकृति से मनुष्य अछूता नहीं है। मनुष्य प्रकृति के प्रभाव से मुक्त पूर्णतः नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आज हमने संभववाद के बारे में देखा। उसके बाद देखा कि फ्रांसिस जो विद्वानों ने इस विचारधारा को विकसित किया था, और संभववादी जो है वो प्रकृति पर मनुष्य विजय या प्रकृति में मनुष्य द्वारा रूपांतरण को मानते हैं। उसके तकनीक के द्वारा उन्होंने मनुष्य को अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर का जो प्रोडक्ट बताया, लेकिन आलोचना में हमने देखा कि वो बहुत ही अतिवादी धारणा हो गई कि मनुष्य पूर्णतः प्रकृति से मुक्त नहीं हो सकता, जिस पर वो रहता है और जो उसके सभी क्रियाकलापों का आधार है। धन्यवाद।